हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर्स फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस और बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूटफुल आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हो और फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत ये वीडियो हेल्प करने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर हिंदी मीडियम में देखनी है तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा वीडियो के एंड में, वहां से आप देख सकते हो। और इसमें हम जो पेपर हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और काफी जो मैप के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इनमें कवर हो जाएंगे, तो ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा फीचर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है? दैट इज ए, फेडरलिज्म। इसका आंसर रहेगा। हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है, विच गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर नोट ऑफ 200 रुपीज डिनोमिनेशन शुड बी इशूड इन इंडिया और नॉट? कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है 200 रुपये का नोट उसको डिनोमिनेशन करने के बारे में? तो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए डिसाइड करती है। Anuj being a particular state is prevented from walking in another state. Which fundamental right of Anuj is being violated? कौन सा फंडामेंटल राइट जो अनुज का है वो वायलेट हो रहा है? तो इसमें आ जाएगा राइट टू फ्रीडम। उसको दूसरे स्टेट में काम करने के लिए फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो राइट टू फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फंक्शन इज द फंक्शन फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होता है, जुडिशियल रिव्यू भी होता है एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल 1 2 3, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 17। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माझा प्रवास? माझा प्रवास जो बुक है उसके राइटर कौन है, उसके ऑथर जो है वो कौन है? तो कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो क्या रीज़न था नवाब सिराजुद्दौला का जो बैटल ऑफ प्लासी वॉर हुआ था उसमें उनकी हार का? सो द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। तो फोर्सेज जो मीर जाफर की थी उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट है 9th, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो इसमें से जो है कौन एशियाटिक जो सोसाइटी थी बंगाल की उसके फाउंडेशन से बिलोंग करता है? तो फर्स्ट विलियम जॉन्स, ठीक है, नाथियल हेलार्ड, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड विलियम एडम। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें तीनों ही जो है इससे बिलोंग करते थे, तो ओनली 1 2 3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेन जो फाउंडर थे वो थे विलियम जॉन्स। तो अगर आपके क्वेश्चन में विलियम जॉन्स के अलावा और इनके अलावा और ऑप्शन है तो आपका पहला आंसर जो है वो क्या रहेगा? विलियम जॉन्स इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको नहीं दिया गया है 1 2 3 तो आप सबसे पहले किसको मार्क करेंगे? विलियम जॉन्स को मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल? तो इसमें आ जाएगा 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच प्रिजन डिड बहादुर शाह जफर स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ? कौन सी जेल में उसने लास्ट ईयर अपने बिताए थे? तो रंगून जेल, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बेंगोल वाज एस्टेब्लिश इन 1651 एट द बैंक ऑफ द रिवर। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो बंगाल में कब एस्टेब्लिश की गई थी और कौन सी नदी के किनारे? 1651 में हुगली नदी, ठीक है, रिवर हुगली। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज इमिग्रेशन? ए आंसर हो जाएगा व्हेन अ पर्सन मूव टू ए न्यू कंट्री। विच क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर? तो जूट जो है दैट क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें असर्शन आ जाएगा वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स एंड रीजन दिया गया है अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ये भी ठीक है, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लैनेट, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। दोनों में हम देखेंगे। सो आंसर रहेगा,
तो राइस रिक्वायर, फर्स्ट है राइस के लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए। तो राइस रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल सॉइल। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। तो व्हीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो जो व्हीट है वो लगभग अप्रैल में इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है, ब्राइट सनशाइन होता है। इट ग्रो बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल, लोमी सॉयल में ये जो है बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। देखिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो आपको पता ही है कि जिसके पास भी अपना जो उत्तराधिकारी है, हायर है, वो मेल नहीं था, लड़का नहीं था, तो उनके जो स्टेट है उसको क्या कर लिया जाता था, अक्वायर कर लिया जाता था बाय ब्रिटिश। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अलाउड द ब्रिटिश टू अनेक्स स्टेट वेयर द रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर। ठीक है, तो मेल अगर उत्तराधिकारी नहीं था, मेल हेयर नहीं था, तो उसके स्टेट को अक्वायर अनेक्स कर लिया जाता था एंड इट हेल्प इन एक्सपेंडिंग देयर कंट्रोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो फोर्थ है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो कोई भी दे सकते हो, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, डाटा ऑफ एन इमेजिनरी पार्लियामेंट इज गिवन इन द टेबल बिलो। तो नीचे जो है डाटा दिया गया है, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें पार्टी का नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एमपीज दिए गए हैं। विकास संघ जो है उसके 50 एमपीज हैं, व्यापार पार्टी 40, संग्राम पार्टी 20 और टोटल हो गई 110। पूछा जा रहा है हाउ मेनी एमपीज आर नीडेड फॉर मेजोरिटी। तो मेजोरिटी जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, हाफ से एक ज़्यादा, तो मिनिमम कितना होगा, हाउ मेनी एमपीज आर नीडेड, तो 56 आ जाएगा। मेंशन एनी वन पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो ऐसे यहाँ कैसे गवर्नमेंट बन सकती है, तो ये 50 है, ये 40 है, 20 है, तो मिनिमम 56 चाहिए। तो अगर विकास संघ पार्टी व्यापार पार्टी के साथ मिल जाए तो कोalition गवर्नमेंट बन सकती है, ठीक है, या ये दोनों आपस में मिल जाएं, या विकास संघ जो है वो संग्राम पार्टी के साथ मिल जाए, यानी टोटल कोई भी मिले लेकिन 56 मिनिमम होनी चाहिए, वही यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो आपको कोई एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 56, फर्स्ट का 56 एमपीज आर नीडेड फॉर मेजोरिटी एंड विकास संघ कैन फॉर्म ए कोalition विद व्यापार पार्टी टू अचीव ए मेजोरिटी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में दिया गया है, व्हाट वर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। क्या डिमांड थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। सो आंसर हो जाएगा, मेन डिमांड्स कौन सी थी, द मेन डिमांड्स इंक्लूडेड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। तो जो लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं, ठीक है, उनमें रिफॉर्म होना चाहिए, उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो ये आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन महात्मा गांधी व्यूज़ ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे महात्मा गांधी के व्यूज़ को एक्सप्लेन करना है, और में दिया गया है, डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज़ ऑन एजुकेशन। आंसर रहेगा, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नई तालीम और बेसिक एजुकेशन। तो महात्मा गांधी जो है वो नई तालीम और बेसिक एजुकेशन में बिलीव करते थे। एम्फेसाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल यानी अपने हाथ का काम, ठीक है, जो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। सेल्फ सफिशिएंसी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड लिटरेसी, लिटरेसी के साथ साथ आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी डेवलप होना चाहिए, उस पर भी उनका जोर था। तो इस तरह की एजुकेशन के व्यूज़ थे उनके, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, और में दिया गया है, डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर व्यूज़ ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके क्या व्यूज़ थे। सो रविंद्रनाथ टैगोर एडवोकेटेड फॉर ए नेचुरल एंड हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, उनका मानना था कि बच्चा जो नेचर से सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट से सीखता है, वही उसके लिए सबसे बेस्ट है। उन्होंने क्रिएटिविटी पे जोर दिया, एम्फेसाइजिंग क्रिएटिविटी, उसके अलावा वो साइंटिफिक जो एटीट्यूड था उसको भी डेवलप करने की बात करते थे। फ्री एक्सप्रेशन एंड लर्निंग थ्रू नेचर रेदर देन द रोट मेमोराइजेशन, तो नेचर से सीखने की बात की गई, ना कि बजाय जो है इसके कि चीज़ों को क्या किया जाए, चीज़ों को रटा जाए। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मेंशन द फीचर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के फीचर्स क्या क्या रहेंगे। तो आंसर रहेगा, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज।
सेकेंड है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी विद मेंबर सर्विंग 6 ईयर टर्म्स। थर्ड है इट प्लेज एन एडवाइजरी रोल ऑन लेजिस्लेशन। ठीक है, ये आज का आंसर हो जाएगा। अगला और में दिया गया है आपको फीचर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के फीचर्स क्या रहेंगे? लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड है मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय सिटीजन्स फॉर 5 ईयर्स टर्म्स एंड इट इज़ द प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी होल्डिंग पावर ओवर बजट एंड फाइनेंशियल बिल्स। क्लियर? तो ये एक है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। 5 साल के लिए जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। प्राइमरी लेजिस्लेटिव है यानी मेन जो कानून बनाने का अधिकार है, बजट का है, फाइनेंशियल जो कंट्रोल है, वो सारा किसके पास है? लोअर हाउस के पास है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया राज्यसभा फीचर्स एंड लोकसभा फीचर्स। अब है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा द फार्मर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्ट एज अ बिजनेसमैन नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी यूएस के अंदर जो फार्मर्स हैं वो एक तरह के बिजनेसमैन हैं, ना कि वो फार्मर हैं। इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन जो है करना है। तो आंसर रहेगा इन द यूएसए farmers are often seen as businessmen operating large scale mechanized farms with an emphasis on profitability, productivity and market oriented agriculture। तो जो वहाँ पे लोग हैं, किसान हैं, वो लार्ज स्केल पे खेती करते हैं और उनकी जो मशीनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। उनका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पे फोकस होता है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता है, मार्केट ओरिएंटेड होता है कि मार्केट में किस तरह की एग्रीकल्चर की नीड है। दे मेक कैलकुलेटेड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। फोकसिंग ऑन क्रॉप यील्ड, किस तरह से जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। कमोडिटी प्राइसेस, किस तरह मार्केट में बेचा जाए, क्या प्राइस हुए। टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, इन सब के साथ वो काम करते हैं, इसलिए वो एक टाइप की क्या है? दे आर बिजनेसमैन, नॉट द फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द आइडिया ऑफ कंसेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। कंसेंट देना, वो जो है कंसेंट का आइडिया वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी का। डिस्क्राइब द प्रोविजन विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपको आंसर बताना है। आंसर रहेगा कंसेंट जो है, कंसेंट इज फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी, एविडेंट थ्रू इलेक्शंस, फ्री प्रेस, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Provisions such as universal adult suffrage, periodic elections and judicial independence make Indian democracy robust। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट का क्या रोल है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्लेज ए सेंट्रल रोल इन लॉ मेकिंग। तो सेंट्रल रोल है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो लॉ मेकिंग है उसमें। बिल्स आर प्रपोज्ड, बिल जो है वो प्रपोज किए जाते हैं, डिबेट किए जाते हैं, अमेंडमेंट की जाती हैं एंड वोटेड अपॉन, और फिर उनमें वोट की जाती है। बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास ए बिल फॉर इट टू बिकम ए लॉ। तो कोई भी जो बिल है उसको लॉ बनाने के लिए राज्यसभा और जो लोकसभा है दोनों में पास करवाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इंश्योरिंग थ्रू स्क्रूटनी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है लेजिस्लेचर का उसके अकॉर्डिंग उसका पास होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई है केस बेस्ड क्वेश्चन है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 4 केस स्टडीज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए द डिवेस्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, वाज डिस्क्राइब्ड बाय द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन थी कि आक्रमण करने के बाद क्या क्या हुआ वो यहाँ पर दिया गया है। 1 डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। 60 lakhs ऑफ रुपीज़ एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ये सब लेकर गए थे। नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, गोल्ड के जो बर्तन थे वो लगभग 1 करोड़ के थे। नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरी थी। मोस्ट ऑफ देम अनरेल्ड इन द वर्ल्ड, कुछ तो इतनी ज़्यादा दुर्लभ थी संसार में, ठीक है, जैसे कि पिकॉक थॉर्न। Another account described the invasion impact upon Delhi. Who had been masters are now dire straits. अब जो मास्टर थे वो बहुत बुरी हालत में थे, आ गए थे। Those who have been revered could not even quench their thirst. तो जो बहुत ज़्यादा अमीर थे वो अब अपनी प्यास भी नहीं बुझा पा रहे थे। The recluses were pulled out of their corners. द वेल्थ वर टर्न्ड इनटू बेगर्स। जो अमीर थे वो भिखारी में बदल गए। दोज हु वंस द सेट द स्टाइल इन क्लोथ। जो एक क्लोथ की जो है एक
आप कह सकते हो कि नया फैशन चलाते थे। एंड दोज हु ओन प्रॉपर्टी, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, अब वो बिना क्लोथ्स के घूम रहे हैं। द न्यू सिटी शाहजहाबाद वर टर्न टू रबल, एक तरह के डंप में बदल गई थी शाहजहाबाद सिटी। किसकी वजह से? नादिर शाह के कारण। देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर ऑफ द सिटी, उन्होंने ओल्ड क्वार्टर जो सिटी थे उन सब पे क्या कर दिया? अटैक किया। एंड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट देयर, और पूरा जो वहाँ की जो संसार था उसको ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन देखेंगे, हु टर्न शाहजहाबाद इंटू अ हीप ऑफ रबल, तो किसने बदल दिया था हीप ऑफ रबल में? तो नादिर शाह, इसका आंसर हो जाएगा। दोज हु हैड नो डर्थ ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी नाउ बिकम होमलेस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी अब वो बेघर हो गए थे, इसका स्टेटमेंट आपको बताना है। एंड थर्ड भी देख लेते हैं, राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन, दो इफेक्ट क्या रहेंगे नादिर शाह के आक्रमण के, इन्वेजन के? तो आंसर रहेगा, दोज हु हैव नो डेर्थ ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी हैव नाउ बिकम होमलेस, मीन्स दैट द पीपल हु प्रीवियसली ऑन्ड अ लॉट ऑफ लैंड एंड वेल्थ वर लेफ्ट डेस्टिट्यूट, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, विदाउट शेल्टर है, एंड आफ्टर द इन्वेजन, ठीक है, कुछ भी रहने को खाने को नहीं है। नेक्स्ट, टू इफेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन, क्या क्या इफेक्ट थे? तो द मैसिव लूटिंग ऑफ वेल्थ फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी इंक्लूडिंग प्रीसियस ज्वेल्स एंड पीकॉक थॉर्न, ठीक है, and the destruction and devastation of Delhi, leaving the city in ruins and its citizens impoverished. क्लियर? तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो है डिस्ट्रक्शन, चारों तरफ जो है बर्बादी छाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, तो हमें ये बोझ है हार्मफुल रेज से बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर गैसेज डस्ट से मिलकर बनी है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, plant and animal kingdom together make biosphere of the living world, and it is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। तो ये नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ? एटमॉस्फेयर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर क्या है? तो इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर बेनिफिशियल टू अस, कैसे बेनिफिशियल है एटमॉस्फेयर हमारे लिए? तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, तो ये जो है थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये किसका हो जाएगा? थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक से जो स्टेट है इंडिया का उसमें अपना क्या है? एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। एंड ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है जिसको एमएलए कहा जाता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। Those MLA therefore belong to different political parties. How do people who are MLA become minister और चीफ मिनिस्टर? कैसे जो MLA हैं वो मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं? पॉलिटिकल पार्टी में जिसको मोर देन हाफ सीट मिलती हैं तो वो जो है मेजोरिटी में आ जाती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ द मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी होती है उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड अपोजिशन, और बाकी जो मेंबर है उनको अपोजिशन कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इसका आंसर रहेगा, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एन एरिया और रीजन फ्रॉम वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट का आंसर के बाद सेकंड है, व्हाट आर द पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कॉल्ड, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो लोग चुने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये जो है आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, का मीनिंग क्या है? और अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या है उसको लिखना है। द यहाँ से आंसर करेंगे थर्ड का, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, तो ये थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लैंड, इसमें भी आपको अच्छे से रीड करना है। लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज
It cover only about 30% of the total area of the earth's surface, and all part of the small percentage are not habitable. Uneven distribution है population का in different part of the world is mainly due to the various characteristic of land and climate. तो land और climate का characteristic अलग अलग होने की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग population है. Rugged topography, steep steep of mountain, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas and thick forested areas are normally sparsely populated and uninhabited. Plains and rivers valleys offer suitable for agriculture. तो plains और river valleys जो हैं वो agriculture के लिए अच्छी मानी गई है क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा है. Hence these are the densely populated area of the world. तो land is an important natural resources. Why? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज पॉपुलेशन फाउंड मोर इन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज एज कम्पेयर टू द डेजर्ट एंड डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज. तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे पॉपुलेशन इज फाउंड मोर इन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज बिकॉज दीज एरियाज ऑफर फर्टाइल लैंड एंड मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट कंपेयर टू डेजर्ट एंड डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अनइक्वल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में अनइक्वल क्यों है? तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन अनइक्वल है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइक्वल ड्यू टू डिफरेंस इन लैंड फीचर्स एंड क्लाइमेट विच अफेक्ट द हैबिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रीजन. तो लैंड फीचर अलग हैं, तो इन अलग अलग वहाँ पे क्लाइमेट के कारण जो है अलग अलग क्या है प्रोडक्टिविटी है डिफरेंट रीजन्स में. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन एफ, मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं. सो ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग स्पेस विद प्रॉपर सिंबल एंड राइट देयर नेम्स. तो इसमें हो जाएगा ए दिल्ली, बी झांसी, सी लखनऊ, डी बरेली, ई जो है बनारस एंड एफ जो है क्या हो जाएगा अलीगढ़. तो ये आपको मार्क करने हैं. तो यहाँ से आप आंसर कर लेंगे. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है दिल्ली हो जाएगा. उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये बरेली हो जाएगा, अलीगढ़, ये लखनऊ, वाराणसी और झांसी. तो इस तरह से आप इंडिया के मैप पे इनको रिप्रेजेंट कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, माई आइडिया ऑफ एजुकेशन इज दैट स्कूल शुड बी अ प्लेस वेयर द चाइल्ड आर हैप्पी, वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव. द एग्जिस्टिंग स्कूल आर किलिंग द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर. ठीक है, विच ग्रेट थिंकर डज द अबो आइडिया बिलोंग टू. ये आइडिया किसका था कि जो स्कूल है वो एक नेचुरल डिज़ायर जो बच्चे की सीखने की है उसको ख़त्म कर देते हैं. एक नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों को सीखने का. ये विचार किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के. नेक्स्ट देखिए, being from a particular state, Utkarsh is prevented from working in another state. Identify which fundamental right of Utkarsh is being violated. तो यहाँ पे जो है उत्कर्ष को दूसरे स्टेट में काम करने से रोका जा रहा है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हो रहा है? तो राइट टू फ्रीडम उसका वायलेट हो रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार. थर्ड है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट आर मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी, बिल्कुल ठीक है. एंड वाइल्ड लाइफ आर द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. तो ये इसका रीजन भी ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना चाहिए. तो हमारा आंसर ए हो जाएगा. बोथ आर राइट, करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिसकंटिन्यू द करेंसी नोट ऑफ 2000. 2000 के नोट जो है वो बंद करने हैं. तो कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905. 1905 में किसका पार्टीशन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा. तो कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएगा. Question number 7. In coastal areas and dry areas, trees are planted in rows to stop wind speed. These are called. तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे Shills Belt. नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the total sanction post of judges in the High Court in India as on November 2019. तो कितनी पोस्ट जो है वो सेंशन है? दैट इज 1079. क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इज कॉल्ड. तो क्या कहेंगे उसको? बर्थ रेट. ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम. श्रीरंगापट्टनम में कौन जीता था? तो ब्रिटिश जो है वो उनको विक्ट्री मिली थी. ए विल बी द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी। तो इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी बिफोर अप्रोचिंग जुडिशरी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो क्या आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 आइडेंटिफाई द क्रॉप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स। ब्लैक एंड एल्वियल सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन। ब्लैक और एल्वियल सॉइल किसके लिए चाहिए? एंड इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वो कौन सी क्रॉप होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन वाज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ? वो हुआ 1989 में। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द स्ट्रीट मैच। तो इसमें मैच करना है तो ये इसमें सही हो जाएगा। नाना साहब दिल्ली गलत है। वीर कुमार सिंह कानपुर जो है ये है। बेगम हजरत महल लखनऊ ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है दैट इज सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ए पार्ट मेंशन एनी टू मेजर ऑफ लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन के दो मेजर आपको बताने हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगा के, लैंड रिक्लेमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो कौन कौन से फैक्टर रहेंगे? आंसर रहेगा नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफी एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की बैटल के लिए क्या रीजन रहेंगे? दैट इज सिराजुद्दौला ऑपोजिशन। ठीक है। तो सिराजुद्दौला वार्निंग द कंपनी एंड अटैक टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट ए कासिम बाजार। तो ये प्लासी के युद्ध के रीजन थे। नेक्स्ट देखिए मेंशन द व्यू पॉइंट वाई इज इट नेसेसरी। क्वेश्चन 4 है वाई इज इट नेसेसरी टू प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना क्यों नेसेसरी है? सोशल जस्टिस को प्रमोट करना तो जो नेसेसिटी है टू प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, यानी जो बहुत ही वीक एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल जस्टिस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा उनका शोषण होता चला जाएगा। एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ वीकर पीपल, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए सोशल जस्टिस होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है मेंशन द व्यू पॉइंट ऑफ ओरिएंटलिस्ट रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। ओरिएंटलिस्ट जो है उनका व्यू पॉइंट क्या है इंडियन एजुकेशन के प्रति। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दैट इज एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग इंडियन नॉलेज रेदर देन द वेस्टर्न नॉलेज। उनका विचार था कि जो इंडियन नॉलेज है उसी को आगे फर्दर प्रमोट करना चाहिए, जो वो पहले से जानते हैं उसको और अच्छे से समझाना चाहिए, ना कि कुछ नया सिखाना चाहिए। टीचिंग व्हाट दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद, उसी को समझाना चाहिए जिससे वो ऑलरेडी फैमिलियर है। जैसे कि हमारे प्राचीन टाइम में जो है क्या था, संस्कृत ज़्यादा थी, तो संस्कृत के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए था, ना कि इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट हमें सीखने चाहिए थे, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है मेंशन वुड डिस्पैच रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग एजुकेशन इंडियंस एजुकेशन के बारे में बताना है। तो यूरोपियन एजुकेशन डिबेट में अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन मॉरल कैरेक्टर थ्रू यूरोपियन एजुकेशन, उनका मानना था कि अगर यूरोपियन एजुकेशन दी जाती है तो उनका जो मॉरल कैरेक्टर है वो अपलिफ्ट होगा, अच्छा होगा। ईस्टर्न लिटरेचर इज फिल्ड विद एरर्स एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग यूरोपियन एजुकेशन, कि अगर यूरोपियन एजुकेशन को हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 6 का फर्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट का क्या रोल है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इलेक्टिंग ए नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड है कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, थर्ड है फॉर्मुलेटिंग लॉज। तो ये जो है नेशनल गवर्नमेंट के फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है एक्सप्लेन द पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की क्या पावर की क्या क्या पावर्स हैं, तो क्या क्या है राज्यसभा के फंक्शन, दैट इज एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रपोजिंग लॉ मेकिंग इनिशिएटिव, जो भी लॉ बनता है ठीक है वो कब बनता है, जब राज्यसभा में पास हो जाता है। अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अ बिल टू बिकम ए लॉ, रिव्यूइंग एंड अमेंडिंग लॉज पास्ड बाय द लोकसभा, जो भी लोकसभा द्वारा जो बिल पास होते हैं, लॉ पास होते हैं, वो राज्यसभा की परमिशन से ही फिर वो लॉ बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह फॉरेस्ट की जो है वो फीचर्स आपको बता रहे हैं। सो फॉरेस्ट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। मूवमेंट लेड बाय ट्राइबल एंड
पुअर फार्मर्स इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सेकेंड है लिविंग कैटल इन फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फीस। थर्ड है प्रोटेस्ट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड राइट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनके जो वहाँ से ग्रेजिंग उनके जो पशु चराते थे उनसे फीस ली जाने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया था। डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज इन सेवरल विलेजेस, उन्होंने जो है स्वराज घोषित कर दिया था कुछ गाँव में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च के फीचर्स आपको बताने हैं। आंसर रहेगा डांडी मार्च, दैट इज फर्स्ट पॉइंट रहेगा जर्नी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो इसमें जो नमक कानून लगाया गया था उसको तोड़ने के लिए जर्नी की गई थी डांडी मार्च में। सॉल्ट लॉ टैक्स अफेक्टेड ऑल क्लासेस, तो सॉल्ट लॉ जो है उसने सभी क्लास को अफेक्ट किया था, इसीलिए सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। जर्नी फ्रॉम साबरमती टू डांडी कवरिंग 240 किलोमीटर, साबरमती से डांडी तक पैदल यात्रा की थी जो कि 240 किलोमीटर थी। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स ट्राइबल्स एंड वुमेन, तो वुमेन फार्मर्स ट्राइबल्स सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फंडामेंटल राइट डू यू लाइक द मोस्ट, जस्टिफाई योर आंसर विद एनी 4 रीजन। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है एंड आपको जस्टिफाई अपना करना है आंसर को। तो देखिए इसमें आप कोई भी फंडामेंटल राइट लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ राइट टू फ्रीडम and I like this one most. The right of freedom, Article 19 to 22 of the Indian Constitution is my favorite. My 4 main reason are as follows. तो आप इसमें जो भी दूसरा हो वो लिख सकते हो। नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो इस राइट के जो फंडामेंटल राइट है इससे हर एक इंडिविजुअल की एक फ्रीडम जो है वो बनी रहती है। इट अलाउ एवरी सिटीजन टू एक्सप्रेस ओपिनियन पीसफुली, असेंबल, ट्रेवल एनीवेयर एंड चूज एन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन पीपल कैन फ्रीली वॉइस ओपिनियन एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली, हम अपनी आवाज़ जो है वो खुलकर बोल सकते हैं। एनकरेज डेवलपमेंट, फ्रीडम एंड अनेबल इंडिविजुअल्स टू थिंक इनोवेटिवली, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं ड्यू टू दिस राइट। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, लाइफ फील्स इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीडम, दिस राइट एंश्योर रिस्पेक्टफुल एंड इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलिब्रेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपको फैक्टर्स देने हैं फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आंसर देखिए फैक्टर्स क्या रहेंगे, इनको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट, ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है कंप्लीट आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हों। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट, डाइवर्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर म्यूचुअल बेनिफिट, आपस में जो भी बेनिफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, मुंबई पुणे क्लस्टर है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई दिया गया है केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है जो कि प्रेजुडिस के बारे में दिया गया है। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. We can be prejudiced about many things. People religious believe the color of their skin, the reason they come from, the accent they speak in. ठीक है, तो क्लोथ दे वियर, तो हम किसी भी तरह से लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रेजुडिस कर सकते हैं। Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. हम किसी के बारे में बिना जाने पहले ही इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि हम जो है उनसे फ्रेंडशिप तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की धारणा हम किसी के बारे में भी बना सकते हैं। एट टाइम्स वी में इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जो प्रेजुडिस है वो केवल हर्ट ही करती है, कि बिना किसी जो है सच्चाई के जाने उनके बारे में धारणा बना लेना वो उनको हर्ट करता है। क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीजुडिस फ्रॉम योर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ से प्रीजुडिस का एग्जाम्पल देना है।
एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रीजुडिस। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो देखिए, विलेजर्स आर पुअर, ये क्या है? ये एक प्रीजुडिस है जो काफ़ी जो शहर के लोग हैं वो क्या समझते हैं कि जो विलेजर्स हैं दे आर इलिटरेट, दे आर पुअर, तो ये प्रीजुडिस है। और क्या इफेक्ट रहेगा? पीपल एक्सपीरियंस सफरिंग। तो प्रीजुडिस का इफेक्ट क्या है कि जो जिसके बारे में भी हम बनाते हैं, प्रीजुडिस करते हैं, तो वो केवल सफरिंग को ही फील करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैन प्रेजुडिस ऑल्सो बी पॉजिटिव? गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या प्रेजुडिस पॉजिटिव हो सकता है? तो नो, प्रेजुडिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स। मैक्सिमम टाइम जो प्रेजुडिस है वो दूसरों के लिए सफरिंग सी क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है दैट इज द सॉलिड क्रस्ट है, हार्ट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley, etc. Landforms are found over the continents and also in the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides forest, grassland for grazing, land and agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ठीक है, तो इसमें सारा जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, रॉक्स मिनरल्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ट्रीज है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? दिस दैट इज अ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट आर द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि डिफरेंट जो है मेंशन वेरियस लैंड फॉर्म प्रेजेंट ऑन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे अलग अलग जो लैंड फॉर्म है वो कौन सी हैं? तो कौन सी रहेंगी? माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है? तो लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, ग्रेजिंग ग्राउंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये देखिए, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये आंसर यहाँ से, यही आंसर है, तो यहाँ से आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, आप इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रीड करके इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके और अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द मराठास। आपको एक फीचर जो है, यानी वन फीचर देना है मिलिट्री कैंपेन ऑफ द मराठास। तो वो क्या करते थे? अटैकिंग टाउन्स एंड सिटीज इंस्टेड ऑफ फोर्टिफाइड रीजन्स। तो वो टाउन्स और सिटीज़ पे अटैक करते थे फोर्टिफाइड रीजन की बजाय, यानी किले वगैरह की बजाय जो भी टाउन सिटीज थे उनके ऊपर पहले अटैक करते थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सेस डिड द मराठा कलेक्ट फ्रॉम देयर कॉन्क्यूअर्ड स्टेट। कौन से टैक्स वो कॉन्क्यूअर्ड स्टेट से कलेक्ट करते थे? कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हैड द मराठास वोन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर मराठा ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत ली होती, वुड इंडिया सिचुएशन हैव बीन डिफरेंट। तो क्या इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट होती? कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो बिल्कुल डिफरेंट होती। अगर वो जीत चुके होते तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पे क्या होता? मराठास वुड हैव रूल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट पे इंडिया के वो मराठास रूल करते, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें स्टील के बारे में दिया गया है। जो स्टील है दैट इज टफ एंड कैन इजिली बी शेप्ड एंड कट एंड मेड इनटू वायर्स। स्पेशली alloy of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel and copper. ठीक है, तो जो एलॉय होती हैं, एलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो स्टील है उसको क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें स्टील का यूज़ किया जाता है, मशीनें जो हैं वो बनाई जाती हैं। Almost everything we use in either made up of iron or steel has been made with tool machinery of these metals. Ships, trains, trucks, autos, ये सभी स्टील से बनते हैं। एंड इवन द सेफ्टी पिन एंड द निडल यू यूज़ आर मेड अप ऑफ स्टील। यानी छोटी से छोटी लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो स्टील और आयरन से बनी होती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स ऑफ स्टील फ्रेमवर्क। तो ये सारा दिया गया है।
क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज एलॉय, एलॉय क्या है? मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर द एलॉय। आंसर रहेगा मेटल फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स, तो वो क्या रहेगा? एलॉय। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलॉयज। एलॉयज की इंपॉर्टेंस क्या होगी? एलॉयज प्रोवाइड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस टू स्टील। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज स्टील यूजफुल इन अवर डेली लाइफ? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो ट्रेन, ट्रक एंड ऑटोज आर मेड ऑफ स्टील। सेफ्टी पिंस एंड द नीडल्स, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टील। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन एफ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे यू हैव टू लोकेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद प्रॉपर सिंबल्स। दिल्ली, कानपुर, बनारस, झांसी, लखनऊ, मेरठ, ये आपको इंडिया के मैप पे लोकेट करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, यहाँ मेरठ हो जाएगा, दे कानपुर है, यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी, यहाँ पे हो जाएगा झांसी। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था कंप्लीट पेपर। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस एज शेर मैसूर? शेर मैसूर के नाम से कौन फेमस है? टीपू सुल्तान जो है उनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, समीर इज ए 12-year-old बॉय, ही इज वर्किंग इन ए केमिकल फैक्ट्री, आइडेंटिफाई विच ऑफ हिज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड? कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसका? उसको केमिकल फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, केवल 12 साल का बच्चा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी? कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या रहेगा? पब्लिक पार्ट जो है, पार्क, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द राज्यसभा? राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? दे आर 233, 233 जो है इलेक्टेड दे आर इन द राज्यसभा। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो इसमें देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जम्मू कश्मीर है, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़, इसमें ये करेक्ट मैच हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स आइडेंटिफाई द क्रॉप फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फीचर्स रहेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर एंड इंडिया एंड बांग्लादेश आर इट्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स। तो गोल्डन फाइबर नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए, गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, टैगोर आइडियाज ऑफ एजुकेशन वाज दैट स्कूल शुड बी प्लेस वेयर द चाइल्ड आर हैप्पी, वेयर दे कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव। तो स्कूल जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे खुश रह सकें, फ्री हों, क्रिएटिव हों। द एग्जिस्टिंग स्कूल्स आर किलिंग द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं वो बच्चे की जो डिज़ायर है, सीखने की इच्छा है, क्रिएटिविटी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। मेंशन द टाइप ऑफ एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ एडुकेटेड थ्रू द व्यूज़। तो जो व्यूज़ ऊपर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो है वो कैसे होने चाहिए? तो फर्स्ट, स्कूल दैट आर फ्री फ्रॉम फियर एंड इमेजनरी स्कूल, क्रिएटिव स्कूल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्रिएटिव होने चाहिए और फ्री होने चाहिए फियर से। नेक्स्ट, हु इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा? लोकसभा की रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1905 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी के रेफरेंस में कौन सी फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो इंडियन जुडिशरी जो है वो है इंडिपेंडेंट, इंडियन जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ बर्थ रेट? बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल क्या कहलाएगा? बर्थ रेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989? ठीक है, इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेट जो है एक्ट 1989, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द एक्ट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। दिस एक्ट इज़ न्यूट्रल ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। And this act considered committed against people belonging to scheduled caste and scheduled tribe as a special type of crime and also provide punishment for the accused। बिल्कुल ये punishment का provision देता है अगर scheduled tribe और scheduled जो caste है उनके साथ किसी भी तरह का discrimination होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसमें ठीक हो जाएंगे, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टोटल सैंक्शन पोस्ट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है कितनी है? दे आर 34।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी, रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, दोनों ही इसमें ठीक है एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मेंशन एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं। सो आंसर रहेगा ग्रोइंग फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, ठीक है, एंड यूजिंग स्प्रिंकल्स फॉर इरीगेशन, यानी इरीगेशन के लिए स्प्रिंकलर जो मॉडर्न मेथड है उसका यूज़ करके, ताकि पानी की वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो फॉरेस्ट को कंजर्व हम एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू रिस्टोर एंड एक्सपेंड फॉरेस्ट कवर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, और जो फॉरेस्ट में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको बिना परमिशन के काटा जाता है, ठीक है, उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगाकर। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, पोचिंग एंड फोर्स्ड एनक्रोचमेंट, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की जो है इसके फार रीचिंग इफेक्ट क्या थे, ये आपको बताना है। द कंपनी फर्स्ट मेजर विक्ट्री, तो ये कंपनी की फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। एंड इंक्रीजिंग बेनिफिट फॉर द कंपनी ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस इन बंगाल, इससे जो बंगाल है उसके अंदर ब्रिटिश कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ से फिर उन्होंने जो है दीवानी जो है वो लेना शुरू कर दिया था, और काफ़ी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी उनको मिलने लगी थी। तो ये सब बैटल ऑफ प्लासी के क्या थे, इफेक्ट थे। नेक्स्ट देखिए हाउ आर फंडामेंटल राइट हेल्पफुल इन टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन में कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। सो आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस और वर्थ। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता रिलीजन, कास्ट आदि के बेस पर। और आर्टिकल 17 एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला है मेंशन द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी इन रेफरेंस टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे महात्मा गांधी के जो व्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं, कोई भी दो व्यूज़ आप लिख सकते हो। सो डिस्करेजिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, तो महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन थे उसके उसके ऊपर उसको एनकरेज नहीं करते थे। एजुकेशन शुड कनेक्ट द चाइल्ड विद देयर कल्चर एंड सोशल रियलिटी, उनका मानना था कि बच्चे को एजुकेशन जो है उसकी जो मदर टंग है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसके वो खिलाफ थे। ठीक है, उनका मानना था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडियंस को स्लेव बना देगी इनका, ब्रिटिश का। एजुकेशन शुड बी लिंक टू प्रैक्टिकल नॉलेज, एथिक्स एंड फिजिकल लेबर, यानी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो रोज़परक होनी चाहिए, मतलब रोज़गार के अकॉर्डिंग की, जो स्किल्स बेस्ड होनी चाहिए, इस ये उनका मानना था। तो इनमें से कोई भी दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन द व्यूज़ ऑफ मैकाले इन रेफरेंस टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मैकाले के व्यूज़ जो है एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्या थे वो आपको बताने हैं। सो मैकाले के व्यूज़ का क्या थे एजुकेशन सिस्टम में, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैकाले इंग्लिश को बहुत प्रमोट करते थे, उनका मानना था कि इंग्लिश से जो है जो इंडियंस हैं उनको एक तरह से स्लेव बनाया जा सकता है, या आप कह सकते हो कि वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। यूटिलिटेरियन अप्रोच, उनका मानना था कि जो जो एजुकेशन है वो यूटिलिटी बेस्ड होनी चाहिए। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड सर्व द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन by producing clerk and officials who could assist the British government in ruling India effectively, कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो इंडियंस पीपल हैं उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके एक तरह से उनके काम आए, ठीक है, उनको रूल करने में काम आए, इस तरह की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे हम यूटिलिटेरियन अप्रोच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द मेजर प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन एक्ट 2005, तो मेजर प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के क्या रहेंगे ये आपको बताना है।
सो मेजर प्रोविजन क्या थे? एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वुमेन लिविंग और हैविंग लिव्ड इन द सेम हाउस एज द परपेटर आर आल्सो इंक्लूडेड। मतलब कि जिस जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, किसी दूसरी लेडी को मार पीट रहा है या उसके को साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसके साथ जो अगर कोई और लेडी रहती है तो उसको भी दोषी माना जाएगा, ऐसा इस लॉ ने कहा था। रिकॉग्नाइजिंग वुमेन राइट टू वायलेंस फ्री फैमिली, ए सिविल लॉ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मिलियंस ऑफ वुमेन, तो बहुत सारी वुमेन्स को इससे रिलीफ मिला था। वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स दे हैव गेन्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एट होम, तो जो मदर्स, डॉटर एंड सिस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिली घर में जो वायलेंस है उससे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, रीज़न क्या है पार्टीशन ऑफ इंडिया के? रीज़न क्या रहे उसके बारे में थोड़ा बताना है आपको। तो मुस्लिम लीग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न रीजन इन 1940, तो 1940 में जो है जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनकी मांग उठने लगी थी एंड मुस्लिम लीग उनकी डिमांड करने लगी थी। द सिचुएशन आफ्टर द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो फेल हो गया था, तो ये सारे रीज़न रहे थे पार्टीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी ऑन नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस पे महात्मा गांधी के व्यूज़ जो है वो क्या थे? आंसर रहेगा परफॉर्मिंग गुड डीड्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड लीड्स टू नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस में क्या है कि किसी भी तरह का की इच्छा नहीं होती है कि अगर हम ये अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला हमें उसके बारे में रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, केवल अच्छे कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है, ये नॉन वायलेंस का एक बेसिक आप कह सकते हो रूल है। एब्सेंस ऑफ इल विल टुवर्ड्स एनीवन, किसी की तरफ भी गलत धारणा नहीं होती है। विलिंगनेस टू एंड्योर सफरिंग हैप्पीली फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, कोई भी अगर आपको दुख दे तो उसको सहन करने की हिम्मत जो है वो होनी चाहिए, जो आजकल वैसे है नहीं। ठीक है, तो ये नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई डज एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एनी 5 रीज़न। तो इंडिया को किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, कोई भी 5 रीज़न आपको बताने हैं। तो इसमें रहेगा टू डिफाइन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द पार्टी। ठीक है, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम उसको डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, ठीक है, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, टू सेफ गार्ड द नेशन फंडामेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम केओस। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसको सेफ रखने के लिए और जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन करे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, गिव रीजन। स्टील जो है उसको मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए जितनी भी आप चारों तरफ चीज़ें देखिए वो आयरन या स्टील से बनी हुई होती है मोस्टली, तो अगर उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से निकाल दो तो सोचो लाइफ कैसी होगी। इसीलिए स्टील को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो रीज़न हम दे देते हैं, almost all goods we consume are made of iron or steel and are manufacturing using tool and machines made up of these metals। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब इससे बनी हैं। शिप, ट्रेन एंड ट्रक्स आर मोस्टली मेड ऑफ स्टील। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड यूजिंग स्टील मशीन्स। ऑयल वेल्स जो है वो जो मशीन्स हैं, ड्रिल्स हैं, वो सब उसी के बने होते हैं। ऑयल फ्लो थ्रू पाइपलाइन मेड ऑफ स्टील। मिनरल आर माइंड यूजिंग स्टील इक्विपमेंट्स, जो खदानों में काम किया जाता है माइंस में, वो भी स्टील इक्विपमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, ठीक है, और में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम मेजर्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रीज में जो भी डिजास्टर होते हैं तो उनका क्या मेजर्स रहेगा, कुछ कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है ये बताना है। तो देखिए, रेजिडेंट्स नियर इंडस्ट्री शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टोरेज एंड इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट। पहला तो यही होता है कि जो भी इस तरह के फैक्ट्रीज होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, उनसे बाहर होने चाहिए। फिर दूसरा है कि अगर हैं भी तो वहाँ के रेजिडेंट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है अगर इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। एडवांस फायर अलार्म होनी चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, लिमिट्स ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी सेट, तो लिमिट होनी चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी की, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो उनके ऊपर लिमिट होनी चाहिए स्टोरेज पे। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडस्ट्री शुड बी अपग्रेडेड, तो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जो है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला दिया गया है सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पैराग्राफ मिलेंगे, उनको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया है डाइवर्सिटी के बारे में, कि डाइवर्सिटी को जो है हम हमेशा सेलिब्रेट नहीं करते। डाइवर्सिटी क्या है कि अलग अलग जो विविधता है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल who look, talk, dress and think like us. Sometimes when we meet people who are very different from us, may them find strange and unfamiliar. कई बार होता है ना कि हम अपने जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं तो हम उनको एज ए स्ट्रेंज बहुत हम अनईजी फील करते हैं, अच्छे से उनके साथ फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझते नहीं हैं तो उनके बारे में हम अपने आप ही एक ओपिनियन बना लेते हैं। हमारा एक अपना एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे होंगे, तो उसको प्रिजुडिस कहा जाता है। बिना सोचे समझे, बिना वास्तविकता के हमारा किसी के बारे में कोई निर्णय लेना, वो प्रिजुडिस कहलाता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पैराग्राफ को एक बार और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिजुडिस? प्रिजुडिस क्या है? ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, फॉर्मिंग प्री कंसीव्ड ओपिनियन अबाउट समवन एंड होल्डिंग ऑन टू देम इज प्रिजुडिस। अपने एक पहले एक ओपिनियन बना लेना किसी के बारे में और उसके ऊपर उसको जो है थोपना, वो क्या कहलाता है? प्रिजुडिस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर प्रिजुडिस? प्रिजुडिस का रीज़न क्या हो सकता है? आप इस पैराग्राफ में से भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो प्रेजुडिस का रीज़न क्या है? नेगेटिव ओपिनियन ड्यू टू डिफरेंस अमंग पीपल। हाँ, जो पीपल में आपस में डिफरेंसेस होते हैं, तो एक नेगेटिव ओपिनियन जो हम बनाते हैं उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। ठीक है, वो रीज़न हो सकता है। क्वेश्चन थर्ड है इसमें, डाइवर्सिटी डज नॉट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस, एग्जामिन द स्टेटमेंट। डाइवर्सिटी जो है हमेशा हैप्पीनेस कॉज नहीं करती है, इसका क्या रीज़न रहेगा? सो जजमेंट बेस्ड ऑन क्लोथिंग, वर्शिप मेथड और लाइफस्टाइल में कॉज सोशल डिवीज़न। तो जो हम क्लोथिंग, वर्शिप ये मेथड होते हैं, लाइफस्टाइल होता है, उसके बेस पे अगर हम सोशल डिवीज़न कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे जो है आपस में नेगेटिविटी आती है और हम चीज़ें बिना क्लियर करे उसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पीनेस ही कॉज करती है। अगला क्वेश्चन है 11, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पीपल, प्लेस, थिंग, नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये जो है एनवायरनमेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, गिवन एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। तो मैन मेड एनवायरनमेंट कौन से एनवायरनमेंट होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है, उसको हम मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि पार्क हो गया, पूल हो गए, है ना, स्कूल हो गया, ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट में आते हैं। और नेचुरल में क्या आते हैं? नेचुरल में जो भी प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उनको हम नेचुरल कहते हैं। नेचुरल में दो टाइप होंगी, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। एबायोटिक में लाइक जो टेम्परेचर है, ठीक है, सॉयल है, ये सब आ जाएंगे। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द, अगला क्वेश्चन क्या है? गिवन, यहाँ से देख लेंगे, गिवन एग्जांपल ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट लाइक रोड, स्कूल, ब्रिजेज एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंडीशन क्या है? इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आ जाएंगे। एंड वाइल नॉन लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड सॉइल है, एयर, वाटर, ठीक है, माउंटेन्स एंड रॉक्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो मुगल एम्पायर stated facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. These were caused by a number of factors. Emperor औरंगजेब, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या दिया गया है। जो एम्परर थे औरंगजेब, उनके बाद उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उत्तराधिकारी थे, वो बहुत वीक पड़ गए। और जो आप कह सकते हो कि उनके अंडर जो काम करते थे मनसबदार, गवर्नर, सूबेदार, उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तरह से बहुत ही डोमिनेट करने लगी। ठीक है, और जो औरंगजेब थे उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक क्या था कि लड़ाई लड़ी थी, तो जिसकी वजह से उनके पास जो खजाना था वो खाली हो गया था। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है, तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं,
Why was the empire financial resources overspent during the reign of Mughal emperor औरंगजेब? औरंगजेब के टाइम पे जो फाइनल रिसोर्सेज थे वो सब ख़त्म हो गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। औरंगजेब प्रोलॉन्ग्ड डेक्कन कैंपेन, तो उन्होंने डेक्कन की जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कैंपेन, तो इसीलिए ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, अगला है व्हाई डिड द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन बिगिन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब सक्सेसर? औरंगजेब के सक्सेसर जो थे, उत्तराधिकारी थे, उनके टाइम पे एम्पायर वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन करना शुरू कर गया, क्यों? क्योंकि वीक सक्सेसर थे और पावरफुल नोबल्स थे जो उनके अंडर काम करने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द मनसबदारी सिस्टम वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मनसबदारी थे उनकी वजह से ज़्यादा डिक्लाइन आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। तो इसमें लिख देंगे, नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफन कंट्रोल्ड बोथ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वीकनिंग सेंट्रल पावर। एज गवर्नर स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल, रेवेन्यू इनफ्लो ऑफ द कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, तो उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो गई और जो सक्सेसर थे औरंगजेब के वो वीक होते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में इसमें आपको बताया गया है कि जो स्टील है उसके कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं और जो स्टील है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सब बताया गया है। तो स्टील के जो पहले 4 स्टेट में मेनली स्प्रेड हैं स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सब हैं। And there was before 1947 there was only one iron and steel plant in the country. कंट्री में केवल एक ही स्टील प्लांट था और उसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहेंगे। इट वाज प्राइवेटली ऑन। ठीक है, आफ्टर डिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। एंड टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्षी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर। लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर वाज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे। राइट द नेम ऑफ एनी वन स्टील फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो वन स्टील फैक्ट्री कौन सी थी बिफोर इंडिया? तो वो कौन सी थी? टिस्को थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर लोकेटेड? कहाँ पर, कौन से स्टेट है, कहाँ पर है जमशेदपुर? झारखंड में। एंड राइट एनी 2 फीचर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज। प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज जो है उनके नाम लिखने हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी आ जाएगा, लिमिटेड लोकेटेड इन झारखंड। इन प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रीज एसेट्स आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स। तो इंडिविजुअल और जो ग्रुप हैं पर्टिकुलर वही इसको कंट्रोल करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केवल प्रॉफिट कमाना। ठीक है, सेक्शन एफ दिया गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे जो है इनको लोकेट करना है प्रॉपर। देखिए, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, ये दिया गया है, तो ये मैप आपको करना है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, तो इसमें से कोई भी जो है आप 5 अटैम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप मैप कर लेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे ये वाला दिल्ली हो जाएगा, इधर यूपी में बरेली हो जाएगा, यहाँ पे ये अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कानपुर होगा, इधर ये लखनऊ होगा और इधर रहेगा झांसी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केवल बहुत ही कम मैटर है आपका मैप का, और 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल आपके श्योर हो जाते हैं, तो ये ज़रूर करके कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।